हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि 11th क्लास का भी सिलेबस कवर करवा दीजिए, तो आज मैंने 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक और बात, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको इजी रहे समझने में, और साथ में बुक से भी टैली करते रहिए, बुक को भी पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, नहीं, आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी ताकि आपके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप कवर कर सको, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम सबसे पहले, होती क्या है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मैटर की फिजिकल या केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, जो हमारे जो केमिस्ट्री है उसके हमारी डेली लाइफ में क्या क्या स्कोप्स हैं, कि क्या क्या यूजेस हैं हमारी केमिस्ट्री के, कि हम क्यों यूज़ करते हैं केमिस्ट्री को। फर्स्टली, जब हम फील्ड्स के अंदर क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया है, वो केमिस्ट्री ने ही दिया है हमें। तो क्या करता है कि वो इंसेक्ट्स को किल करता है और हमें अच्छी फसल देता है, यही होता है। तो बेनिफिट तो है ना इसके। दूसरा, हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स, अब फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि जो फूड आइटम्स को, जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनको क्या करता है, प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। अब जो हमारी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट जो आप लोग डेली लाइफ में खाते ही होंगे, जो भी हमारी पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं, कुछ भी ले लो, कुरकुरे, लेस, चिप्स, कुछ ले लो, पैकिंग वाली चीज़ें, वो ज़्यादा टाइम तक क्यों रहती है, क्योंकि वो और उनके जो पैकेट्स होते हैं वो फूले फूले होते हैं। देखे हो आपने, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव किसी भी फूड आइटम को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनके अंदर हमारी CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जो CFC गैस है वो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम CFC गैस जितनी ज़्यादा यूज़ होगी, ओजोन लेयर उतनी ज़्यादा डिप्लीट होती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी। तो हमें CFC की जगह कुछ ऐसे केमिकल यूज़ करने होंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, जो ओजोन लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़े। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। नाउ, केमिस्ट्री से रिलेटेड होने के बाद हम फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट का स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है मैटर, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है मैटर। अब आप बताओ कि मैटर क्या होता है अकॉर्डिंग टू 10th डेफिनेशन। अपने आप टैली करो कि मैटर क्या होता है। मैटर होते हैं वो सब्सटेंस जिनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, these are the substance which occupies, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, पोजेस वॉल्यूम, जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, वॉल्यूम भी होगा, एंड जो हमारी सेंसेस हैं वो हमारे फील कर सकते हैं, कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, वो क्या होते हैं, हमारे मैटर। तो साथ के साथ मैं डेफिनेशन इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप नोट्स कवर कर सको। मैटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम होता है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो मैटर होता है उसको हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन।
अब फिज़िकल क्लासिफिकेशन में क्या है, जो उसकी फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन की गई फिज़िकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्यों की गई, जो उसका सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स आते हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉलिड। लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये क्या होता है, इनका साथ के साथ डिफरेंस कर लो और बुक में पढ़ते चलो। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड्स जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो होंगे हमारे सॉलिड। अब हमारे जो सॉलिड्स होते हैं इतने टाइटली बाउंड होते हैं, उनको हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते। अब आप डस्टर को कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो जो हमारा सॉलिड होंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आर क्लोजली पैक्ड। और जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, लेस क्लोजली पैक्ड। इसके क्या होंगे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनकम्प्रेसिबल के बाद होता है कंप्रेसिबल। बता रही हूँ, एक बार लिख लो। देखो, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, आपने लिक्विड देखा होगा हिलता है, कहीं पे भी अगर हम उसको अंदर थोड़ी भी मूवमेंट होती है तो वो हिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल जो हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस तो बहुत दूर दूर होते हैं। मान लिया एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि हम उनको कंप्रेस करके पास ला सकते हैं। ठीक है, जनरल तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं। ठीक है, अब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते तो हार्ड होंगे। ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, ये भी हमारे सॉफ्ट गैसेस होती हैं। ठीक है, ये तो पता ही है हमें। नेक्स्ट जो है इसका जो सॉलिड है वो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स। ठीक है, जो हमारे लिक्विड होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन जो हमारी गैसेस हैं वो क्या होती हैं, हमारी इंसुलेटर्स। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर भी होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, उसके बाद जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होंगे, ये सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो ये वाले सॉलिड्स होते हैं ना, उनका एग्जांपल हमने ले लिया, वुड है, कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा हमारा इसका है वाटर एटसेट्रा। इसके बाद जो हमारी गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सो ऑन, बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट किसका आ गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का हमने डिफरेंस देख लिया। अब ये तो था कि मैटर को अगर हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू फिज़िकल स्टेट करते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू केमिकल स्टेट अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनस, सेकंड होता है हेट्रोजीनस।
ठीक है। होमो का मतलब होता है यहाँ पे सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अभी बताऊंगी कैसे। जीनस का मतलब होता है फेज, मतलब अगर हम किसी भी दो चीज़ों को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उनका फेज सेम होगा, हेट्रोजीनस में डिफरेंट होगा। तो द substance which has only one phase, उनका क्या होगा, एक फेस। इसमें होगा डिफरेंट फेस, मोर देन वन। अब मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ, वाटर प्लस सॉल्ट। इसमें ले लेते हैं वाटर प्लस ऑयल। अब आप इस एग्जांपल से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो आपने घर में कभी देखा भी होगा, जब हम पानी में नमक घोलते हैं कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन अगर हम पानी में एक बूंद भी अगर ऑयल की डाल लेते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, ऊपर ही तैरती है। तो क्या कहने का मतलब है कि वाटर प्लस सॉल्ट अगर हमने डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद हमें क्या ऐसे दिखाई देता है कि वाटर अलग है और सॉल्ट अलग है, या वाटर अलग है शुगर अलग है, नहीं दिखती। तो मतलब पूरा क्या है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका होता है। तो अनदर डेफिनेशन क्या हुई होमोजीनियस की, कि वो सब्सटेंस जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके होते हैं और एक फेज़ होगा, तो उसका एग्जांपल हो गया ये। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जिनके डिफरेंट फेज़ है। अब हमने वाटर लिया, उसके अंदर ऑयल लिया, एक लेयर वाटर की बनेगी, एक लेयर ऑयल की बनेगी, तो दोनों की अलग अलग लेयर होने की वजह से क्या हो गया, फेज़ अलग हो गए। फेज़ अलग हो गए तो क्या होंगे, ये हेट्रोजीनस। अब हमने केमिकल क्लासिफिकेशन भी कर ली, तो उसके बाद जो हमारे होमोजीनियस थे, हेट्रोजीनस थे, दो और टाइप हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के। वो आते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सेकंड वन आता है हमारा मिक्सचर। ठीक। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर, हम किसी भी चीज़ को प्योर कब बोलते हैं, जब उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज़ मिक्स ना की गई हो। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर हम लेते हैं घी, प्योर बोलते हैं कि प्योर घी चाहिए, तो वो प्योर कब होता है, अगर उसके अंदर कोई मिलावट ना हो तो वही हो गया प्योर सब्सटेंस। द substances which has only one kind of substance means, या हम कह सकते हैं और ओनली वन फेज़, सिर्फ एक फेज़ होगा, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि जिसमें एक फेज़ होता है वो हमारा क्या होगा, होमोजीनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि ऑल प्योर सब्सटेंस आर होमोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट आता है मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम मिक्सचर कब बोलते हैं, जब कई सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती हैं। तो विच हैज़ मोर देन वन सब्सटेंस, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर आगे होता है होमोजीनियस, और ये होता है हेट्रोजीनस। मतलब अब वही बात आ गई दोबारा से, अब इसका अलग से टॉपिक दिया हुआ है, ये तो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना केमिकल क्लासिफिकेशन के, आगे अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है मिक्सचर, तो वो यहीं कवर हो जाएगा। होमोजीनियस क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक फेज़ हो, वो होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनस में क्या होंगे, टू जो फेज़ हैं वो ग्रेटर देन वन होंगे, तो हमारा कौन सा होगा, हेट्रोजीनस। ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस। मैं आपको एक टेबल बना रही हूँ,
उससे पता लग जाएगा हमने क्या पढ़ लिया और क्या रहता है। हमने लिया मैटर, 2 क्लासिफिकेशन हुई उसकी, एक हुई फिज़िकल, एक हमने ली केमिकल। ठीक है, फिज़िकल के अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे फिज़िकल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब केमिकल के अंदर हमने 4 टाइप्स पढ़े, ये 2 तो हमारे किसी काम के नहीं है, होमोजीनियस, दूसरा हमने पढ़ा हिट्रोजीनियस। अब हमने 2 और पढ़े, कौन कौन से, प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमने पढ़ा मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस है इसके अंदर 2 फर्दर आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ये हमने पढ़ लिया, होमो और हेट्रोजीनस। ये पार्ट हमारा कवर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये भी हो गया। बचते हैं ये 2, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अब आते हैं प्योर सब्सटेंस के फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे, एलिमेंट्स। तो हम लिखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने जनरली पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस में कि वो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स होंगे। द प्योर सब्सटेंस which has only one kind of particles, जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल और थर्ड होता है मेटलॉइड। तो मेटल क्या होती हैं, मेटल होती हैं जिनके पास लश्चर होता है, बताऊंगी क्या होता है, मैलिएबल, डक्टाइल नेचर होता है, हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, देखो मेटल क्या होते हैं, लश्चर, लश्चर होता है चमक, मेलिएबल, डक्टाइल और हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके नीचे अंडरलाइन कर लो कि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कभी भी सॉलिड की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, लिक्विड होती है। अब आपने जैसे जो डॉक्टर्स के थर्मोमीटर देखे होंगे, अब तो इलेक्ट्रिकल आ गए, पहले जो थर्मोमीटर्स होते थे वो उनको एक लिक्विड में डिप करते थे, होता था येलो येलो कलर का, वो जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है। ठीक है, उसके अंदर वो मरकरी होगा। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करती है। अब मेटल जो है वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल। मेलिएबल क्या होते हैं, जो मेटल हम शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आयरन होता है, मेटल है, आयरन की शीट्स बनी होती हैं, तो मेलिएबल प्रॉपर्टी होगी कि जिस मेटल को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। और जो डक्टाइल नेचर होता है वो क्या होता है, जिन मेटल्स को हम वायर के अंदर चेंज कर सकें। अब आपने कॉपर की वायर देखी होगी तो वो मेटल ही है, फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, जिंक एट्सेट्रा। तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम करते हैं नॉन मेटल्स।
सेकंड वन आता है हमारा नॉन मेटल्स। तो क्या होते हैं नॉन मेटल्स? ये होते हैं सॉफ्ट, एट रूम टेम्परेचर, और ये जो होते हैं, जो मेटल्स है वो सॉलिड होते हैं। ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं बल्कि ब्रिटल होते हैं, ठीक है, मतलब कड़क होते हैं, उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। अब तोड़ लेंगे तो क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो उनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन गैस होती हैं। तो ये सारी क्या हैं? नॉन मेटल्स। उसके बाद आता है थर्ड टाइप एलिमेंट्स का, थर्ड टाइप जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। अब आपने मेटल तो पढ़ी हुई हैं, नॉन मेटल्स भी याद होंगी, लेकिन मेटलॉइड आप सोच रहे होगे कि क्या होता है। मेटलॉइड वो होता है जो एलिमेंट जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो एलिमेंट जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो लिखो द एलिमेंट्स which has the properties of both मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब बताओ कि जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 मेटलॉइड्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोरोन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मेटलॉइड्स। नेक्स्ट आता है हमारा प्योर सब्सटेंस का सेकंड टाइप। क्या नाम था उसका? कंपाउंड्स। देखो हमने क्या किया कि जो हमारे केमिकल का क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर एक था होमोजीनस, एक था हेट्रोजीनस, एक प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर हमने पढ़ लिया, 2 टाइप का होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी हम एलिमेंट्स क्या होते थे जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होंगे, तो कंपाउंड्स क्या होंगे? मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, एक से ज़्यादा, मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन एक बात होती है इसके अंदर, अब हमने मिक्सचर तो पढ़ लिया कि मिक्सचर क्या होते हैं, उसके अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं वो मिक्स होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। आप बोल रहे होगे कि कंपाउंड्स भी वही हो गया, मिक्सचर भी वही हो गया, लेकिन एक डिफरेंस होता है। मिक्सचर के अंदर जो भी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है, कितनी भी अमाउंट ले सकते हैं। बट इसमें क्या है? मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल इन फिक्स्ड रेशो। इसके अंदर हम उनकी रेशो फिक्स्ड करते हैं कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। मोर देन 1 टाइप ऑफ फिक्स्ड पार्टिकल्स इन फिक्स्ड रेशो। तो कंपाउंड हमारे जनरली 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सेकेंड वन होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे या 12th में हो जाओगे तब आपको समझ आएगा कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जनरल डेफिनेशन देख लो, जिसके अंदर जो कार्बन एटम है, हमारे पीरियोडिक टेबल में कार्बन एटम जो होता है उसके साथ
कार्बन एटम के साथ कोई हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो इनऑर्गेनिक में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसके अंदर क्या होंगे, कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की बॉन्ड होगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की जो बॉन्ड होगी वो आएंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे वो आएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जनरल 2 टर्म्स आती हैं यहाँ पे हम करते हैं, हमने देखा मिक्सचर और एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, तो हम उनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। हम डिफरेंस ले रहे हैं मिक्सचर के बीच में, दूसरा हम डिफरेंस ले रहे हैं कंपाउंड के बीच में। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मिक्सचर क्या होता है, वही कि मिक्स कर सकते हैं हम उन पार्टिकल को एट एनी रेशो, किसी भी रेशो में, तो मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन एनी रेशो। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन फिक्स्ड रेशो। इसके अंदर हमने रेशो फिक्स कर दी थी। सेकंड पॉइंट, जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिज़ोल्व होने के बाद हमें दिखाई नहीं देते, तो ये क्या होंगे, होमोजीनस इन नेचर। जो हमारे ये होते हैं ये मे और मे नॉट, होमोजीनस हो भी सकते हैं और नहीं भी। थर्ड पॉइंट आता है, जब हम मिक्सचर को डिज़ोल्व करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं उन पार्टिकल्स को, तो हम इनको इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, कांट बी सेपरेटेड। सॉरी, इसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये डिज़ोल्व तो होते नहीं, कैन बी सेपरेटेड, क्योंकि हम इनको डिज़ोल्व तो कर नहीं सकते, हो जाएंगे, उनको भी हम निकाल सकते हैं, तो कैन बी सेपरेटेड, बट दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, अब जब हमारे मिक्सचर बनते हैं, मिक्सचर आर फॉर्म्ड अंडर, बताती हूँ मैं, ये जब बनते हैं ना, मिक्सचर जब बनते हैं तो इनके अंदर फिजिकल चेंज आता है। दीज आर फॉर्म्ड अंडर फिजिकल चेंज। का मतलब क्या होता है, जब फिजिकल चेंज होती है यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो जब भी हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो वो जो है उनके अंदर फिजिकल चेंज होगा। इनके अंदर क्या होगा, दीज आर फॉर्म्ड अंडर केमिकल चेंज। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, केमिकल चेंज। ये हमारे मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो हमें मिक्स करते हुए कोई भी एक्सटर्नल टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, मतलब टेम्परेचर नहीं देनी पड़ती, ना लाइट देना पड़ता, तो नो
एब्जॉर्प्शन एंड evolution of heat or light is required। इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ये पूरा पॉइंट आप बुक से भी लिख सकते हैं। तो ये थे डिफरेंस मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे हमारी दो सिंपल छोटी छोटी टर्म्स आती है, जनरल सी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी आपने, वो तो जब हम साइंस स्टार्ट करते तभी आ जाती है। एक टर्म होती है एटम, एटम्स, दूसरी होती है मॉलिक्यूल्स। तो क्या डिफरेंस है दोनों में कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब एटम्स होते हैं कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिनको कंबाइन करने से मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन जो एटम होते हैं वो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी फ्रीली एग्जिस्ट ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ more than one atom। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमारे आते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा होमो एटॉमिक, एक होता है हमारा हेट्रो एटॉमिक। अब हमने पीछे होमो और हेट्रो का मतलब तो समझ ही लिया था। होमो एटॉमिक मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 ले रही हूँ, Cl2 है, O2 है, ये सारे होमो एटॉमिक है। HCl है, वाटर है, ये इस टाइप से हेट्रो एटॉमिक। अब मैं जैसे देखो, इस हाइड्रोजन क्या है, दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। बोलते तो इसको भी हाइड्रोजन है और इसको भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो कभी भी हम हाइड्रोजन को इस टाइप से नहीं लिखते, H2 लिखते हैं, तो ये गलत होता है, ये सही होता है। अगर आपको बोल दिया जाए ऑक्सीजन लिखो, एक बच्चे ने ये लिख दिया, एक ने ये लिख दिया, तो ये तो गलत माना जाएगा, ये सही होगा, क्योंकि ये कभी भी एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तो वो कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस टाइप से हो जाएगा। अब इनमें एक टर्म आती है एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटॉमिसिटी, ठीक है। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमने टॉपिक लिया फिज़िकल क्वांटिटीज़, मतलब क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें क्वांटिटी का देखनी है कि कितनी है, उसके लिए हम कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ 4 kg शुगर, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये तो क्या हमारा नंबर, ये हमारी है यूनिट। अब जो यूनिट होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जनरली हम SI यूनिट लेते हैं। तो SI यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है SI यूनिट। ये हमारा एक क्या है, नंबर। तो 4 kg शुगर जो है, 4 kg शुगर में दो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, नंबर और एक यूनिट, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो 7 SI यूनिट्स होती हैं वो यूज़ करते हैं। अब SI यूनिट आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या होता है। अगर हमें किसी का मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक यूनिट यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड, ऐसे तो हर कोई अलग अलग यूज़ कर लेगा।
अब मान लो मैंने किसी को कहा कि शुगर माप के लेके आओ, ठीक है। एक इंसान लेके आया कप में, एक इंसान लेके आया स्पून चम्मच में। मतलब क्या है कि कोई कह रहा है कि एक कप इतनी शुगर आ रही है और एक कप में इतनी चम्मच है, तो अलग अलग से मेज़रमेंट करेंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए SI यूनिट्स बनाई गई, वो थी हमारी 7 यूनिट्स। फर्स्ट है हमारी लेंथ, सेकंड है हमारी मास, टाइम, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट of substance, and last one is temperature. ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी SI यूनिट्स होती हैं तो 7। लेंथ की यूनिट L से, मास को स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, करंट होता है I, इंटेंसिटी IV, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये तो है इनकी नोटेशन कि इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनकी यूनिट्स लिखते हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, स्मॉल m, ठीक है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम को हम लिखते हैं kg। टाइम की होती है सेकंड, स्मॉल s। करंट की होती है एम्पियर, कैपिटल A। इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, CD। इसकी तो मोल ही रहेगी। टेम्परेचर होता है केल्विन, कैपिटल K से। ये हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, इनको हम बोलते हैं SI यूनिट्स, ठीक है। लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम, ये याद रखनी है। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगा। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर प्रोवाइड किया, देखो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में भी आ सकता है और केल्विन में भी आ सकता है। लेकिन अब अगर हमें इनको इंटरचेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, अगर हमें जितना दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर दो तो वो हमारा केल्विन में आ जाता है। जैसे अगर हमने 4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, हमने इसको केल्विन में चेंज करना है, तो 4 + 273, तो ये बन गया 277 केल्विन। ये तो था अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो अगर हमें केल्विन दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो क्या करोगे, केल्विन माइनस 273, वो आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनको स्टार मार्क कर लेना, याद करना है, ठीक है। ये था हमारा यहाँ तक सेक्शन 1। उसके बाद हमारी जो आगे यूनिट्स हैं, सब्सिडरी यूनिट्स, वो स्टार्ट होंगी। तो जहाँ तक अब तक करवाया उसको बुक से पढ़ना इजी होगा, वीडियो देखना, साथ में बुक रखना, दोनों से पढ़ते रहना और नोट्स बनाना इजी होंगे आपके लिए। लेकिन एक बात, अगर आज की वीडियो देख रहे हैं तो आज ही उसको पढ़ो बुक से, अगर बाद में करोगे तो कोई चीज़ समझ नहीं आनी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।